बेटा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून, सॉरी तो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून 2024, पेपर 12। सही है। पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है। अच्छा, तो देखेगा भाई क्या कहता है। निकी wants to be a successful entrepreneur. She plans to start up a travel business specializing in walking holidays. मई जून 24, पेपर 12। अच्छा जी। कहता है जी निकी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है और शी वांट्स टू स्टार्ट अप अ ट्रैवल बिजनेस स्पेशलाइजिंग इन वॉकिंग हॉलीडेज। निकी विल बी ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट। नीश मार्केट का मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रही है। शी इज प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान टू हेल्प विद हर डिसीजन मेकिंग। Nikki has been told government support is available for business startups. She knows building customer relationship will be important. कहता है कि जी उसको ये बात पता है कि कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइडेंटिफाई 2 reasons why a government might support business startups। भाई बहुत सिंपल है। ताकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल सके, ताकि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आ सके, ताकि मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ सके, ताकि मुल्क में जीडीपी बढ़ सके। सही है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ आ सके। तो कोई से भी 2 रीजन आपने यहाँ पे लिखने हैं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम लिखेंगे और आपको बेटा 2 मार्क वो यहाँ पे दे देगा। सही है। फिर कहता है आइडेंटिफाई 2 ways अ बिजनेस कैन बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। ये भी 2 बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। 2 तरीके बता दें किस तरीके से आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं भाई। तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे वही तो पूछ रहा है। भाई आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, आप आफ्टर सेल सर्विस दे दो, आप डिस्काउंट्स दे दो। ठीक है, आप डिस्काउंट्स वगैरह दे दें, आप लॉयल्टी कार्ड्स दे दें, आप क्यूपॉन्स दे दें। तो कोई सी भी 2 बातें बेटा आप लिखेंगे, आपको वापस से 2 मार्क मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। पार्ट सी के ऊपर आइएगा। आउटलाइन 1 बेनिफिट एंड 1 लिमिटेशन टू निकीज बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट। अगर निकी नीश मार्केट में ऑपरेट करती है तो भाई एक बेनिफिट बता दो, एक ड्रॉबैक बता दो, क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि उससे सिर्फ एक ही बंदे की तो टारगेट का वो मिलेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाएगी ना तो सिर्फ उसी पे उसको बनाने पे फोकस रहेगा, दूसरा टाइम वो नहीं वेरी कर गुड भाई। पाएगा। पहला पॉइंट आया कि भाई जब हम लोग नीश मार्केट में ऑपरेट करेंगे तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं। जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करेंगे तो हमारे पास इतनी पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट आया लेस कंपटीशन। लेस कंपटीशन का मतलब ये है कि हम लोग नीश मार्केट में इतना ज्यादा कंपेटिटर अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग फिर उस हिसाब से लेस कंपेटिटिवनेस के हिसाब से जो है वो ज्यादा पैसे बना रहे होते हैं। ड्रॉबैक क्या है। ये प्रोडक्ट बनाया और उसी की आपका वो गिर गई डिमांड तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बिल्कुल, नहीं अगर है। आप एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं और आपकी डिमांड गिर जाती है तो आप और ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। ड्रॉबैक आ रहे हैं लेस अवेयरनेस के। भाई जाहिर सी बात है जब कंपटीशन कम है तो फिर हम लोग इतनी मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, तो हमारे पास अवेयरनेस कम होगी। सेकंड पॉइंट आया सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं हो सकता। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हम लोग लिमिटेड रह के काम कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो लिमिटेड रहेंगे तो बेटा आपके पास इतनी ज्यादा अवेयरनेस और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट हैं वो आपको अचीव नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखें जरा क्या लिखा हुआ है भाई, पार्ट सी का आंसर। पार्ट सी का जो आंसर है, क्या हो गया इसको यार, अजीब मुसीबत है भाई, यहाँ पे इंटरनेट का क्या इशू है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आ गया। बेनिफिट क्या है। इन अ नीश मार्केट देयर विल बी लेस कंपटीशन। यहाँ पे बेटा मैंने दे दी नॉलेज। यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, नॉलेज दे दिया। जरा 2 मिनट दे, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करूँ।
जी बेटा। तो हमारी क्या बात चल रही थी? बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ नीश मार्केट। तो मैंने सबसे पहले क्या दे दी इधर? नॉलेज। कि भाई जब आप नीश मार्केट में ऑपरेट करेंगे देयर विल बी लेस कंपटीशन फॉर निकी, मेकिंग डिमांड फॉर ट्रेवल बिजनेस इन इलास्टिक। बेटा जब मैंने यहाँ पे ट्रेवल बिजनेस की बात की है तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया? एप्लीकेशन। ठीक है। एज अ रिजल्ट निकी कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ हर सर्विस एंड अर्न मोर प्रॉफिट एज शी इज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो भाई इससे क्या फायदा होगा कि निकी जो है वो ज्यादा पैसा बना सकती है बाय इंक्रीजिंग हर प्राइस लेवल। सही है। ड्रॉबैक क्या है? Nikki is targeting a specific group of people, which means that she has a limited customer base. क्या आ गया यहाँ पे? Knowledge. So the tourists who don't like walking or cannot walk will not be able to enjoy Nikki's service. बेटा यहाँ पे जब टूरिस्ट वॉकिंग, वॉकिंग का लिंक क्यों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि उसने ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ था कि हम लोग किस तरह की हॉलिडे प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉकिंग हॉलीडेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। कौन सी हॉलीडेज प्रोवाइड कर रहे हैं? वॉकिंग हॉलीडेज का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। तो आपकी वॉकिंग हॉलीडेज ये चीजें होती हैं। तो अब वो लोग जिनको पैदल चलना पसंद नहीं है या जिनको ट्रैक पे जाना पसंद नहीं है, उनके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद ये साबित नहीं होगा। कोई मसले वाली बात है बेटा? कोई मसले वाली बात है यहाँ तक? तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल गया? एप्लीकेशन। क्लियर है कहानी? पार्ट डी पे आए। कहता है, कहता है भाई कि एक्सप्लेन वन वे ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इन द बिजनेस प्लान माइट बी हेल्पफुल फॉर निकी। तो यहाँ पे उसने आपको नीचे जो है वो बिजनेस प्लान के कुछ सेक्शंस दिए हुए होंगे। तो वो ये कह रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि इन दो सेक्शंस किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं आपको। तो पहले लिखा हुआ है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या करता है? बिजनेस को टारगेट देता है। यहाँ पे मुझे किसका मार्क मिल गया? नॉलेज का मार्क मिल गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, केस से लिंक करूंगा तो एप्लीकेशन और एनालिसिस मिल जाएगा। Business objective will give a sense of direction to Nikki as she will be able to monitor her performance and will not divert। कहता है जी वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएगी और वो जो है डाइवर्ट नहीं होगी अपने गोल से। शी विल बी एबल टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद हर एम्स टू स्टे ऑन ट्रैक एंड विल बी एबल टू मेजर हर टूरिस्ट बिजनेस सक्सेस। यहां पे इसको ऐड कर दो, हर टूरिज्म बिजनेस सक्सेस। ठीक है। तो बेटा यहां पर मैंने बता दिया कि निकी को क्या फायदा होगा इससे, कि अगर तो वो डायरेक्शन उसको मिलती है, और ओवरऑल मैंने यहाँ पे एनालिसिस, नॉलेज, एप्लीकेशन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया। डेटा अबाउट मार्केट कैन बी यूजफुल में सॉरी कैन बी यूजफुल टू अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे बेटा क्या मिल गया मुझे? नॉलेज वापस से। कि भाई डेटा से क्या पता चलेगा? हमें ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। सिंस निकी इज ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट, ठीक है, सिंस निकी इज ऑपरेटिंग इन अ नीश मार्केट, हर कस्टमर रिक्वायर्स अटेंशन। Nikki will be able to cater customer needs in a better way and fill out the market gap which will improve customer loyalty। बेटा यहाँ पे क्या मिल गया आपको? एनालिसिस। कि भाई जब मार्केट के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में निकी को पता चलेगा तो वो अपने कस्टमर का ख्याल रखेगी, कस्टमर के हिसाब से काम करेगी। जब वो कस्टमर के हिसाब से काम करेगी तो वो मार्केट गैप को इजीली फिल आउट कर लेगी। कोई मसले वाली बात? देखना जरा, कॉल आ रही है। कोई मसले वाली बात है? ला दो मुझे फोन। कोई मसला बेटा? दोनों में। पार्ट ई के ऊपर आओ। पार्ट ई क्या कह रहा है भाई? एक्सप्लेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।
विच कैरेक्टरिस्टिक इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है जी कि मुझे दो कैरेक्टरिस्टिक बता दें कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में क्या होनी चाहिए, और मुझे ये बता दें कि दोनों में से कौन सी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यार जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव अप्रोच उसकी होनी चाहिए, हर वक्त रोता नहीं रहे कि यार मुझे नुकसान हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। पॉजिटिव रहे, टाइम स्पेंड करे अपने बिजनेस में, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। समझे बेटा बात को? तो ये इनोवेटिव होना चाहिए बिल्कुल। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि आपके एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। समझ रहे हैं बेटा बात को? अब ये स्क्रीन चले तो कुछ हो, पता नहीं क्या मसला पड़ा हुआ है आज इसको। पहले तो कभी तंग नहीं किया इसने इतना। जी, तो बेटा ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ रिस्क टेकर। बेटा आपको ये बात बताई जा चुकी है पहले भी कि अब से पार्ट ई में आपके पास एप्लीकेशन नहीं होती, आपको केस से लिंक करने की जरूरत नहीं होती। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क टेकर को अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अ न्यू बिजनेस इन इट्स इनिशियल फेज माइट नॉट बी सक्सेसफुल एंड माइट इनकर लॉस, सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ब्रेव इनफ टू इनकर द लॉस। क्या बोला मैंने कि यार जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको लॉस होता है, आपको नुकसान होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर के बैठ जाएं। तो इनिशियल फेज में आपको नुकसान तो होगा, बिजनेसेस हो सकता है लॉस भी उनको हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर शुड बी ब्रेव इनफ कि यार वो शुरू में नुकसान को बर्दाश्त कर सके। समझ गए? Secondly, an entrepreneur should be innovative. An entrepreneur should be able to learn about market trends and fill out market gap to gain first movers advantage and create a brand loyalty. दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि यार जो एक entrepreneur होता है ना उसको इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब कि यार उसको नई नई चीजें सोचनी चाहिए, उसको मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में गैप्स क्या चल रहे हैं, उसको वो मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट गैप्स को फुलफिल करना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिले और आप एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर लें। कोई मसले वाली बात है भाई? अब कंक्लूजन, भाई मेरे हिसाब से रिस्क टेकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग इनोवेटिव। क्यों होता है आपकी मर्जी है। ऊपर वाला पॉइंट कॉपी नहीं होगा बेटा, नया पॉइंट लिखेंगे आप लोग। आपने बताना है कि रिस्क टेकर क्यों बेहतर है, या मेरे हिसाब से बीइंग इनोवेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग अ रिस्क टेकर। क्यों भाई? नोट्स में आपके पास लिखे हुए बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स या उनके बारे में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आप वहीं से एक नया पॉइंट उठाओ यहाँ पे डाल दो, आपका कंक्लूजन जो है वो इवैल्यूएशन कंक्लूजन पूरा हो जाए। कोई मसले वाली बात बेटा? अगले क्वेश्चन पे आए। कहता है जीटीबी इज अ बिजनेस विच ऑपरेट्स इन द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर। इट ओन्स 5 कैफे सेलिंग फूड एंड ड्रिंक्स। तो कैफे बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है। द बिजनेस यूजेस सोशल मीडिया एज इट्स मेथड ऑफ प्रमोशन। ये जी हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं प्रमोशन वगैरह के लिए। द फाइनेंस मैनेजर मोइन इज एनालाइजिंग जीटीबीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एन एक्सट्रैक्ट इज शोन इन टेबल 2.1। He is considering ways to improve GTB's profit margin. Profit दो तरीकों से बढ़ सकता है, या तो रेवेन्यू बढ़ा लो या तो कॉस्ट कम कर लो। Moin knows there are other users that are interested in the accounts of a business. कहते जी मोइन को पता है कि ऐसे और भी यूजर्स हैं, यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं जो मोइन के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं।
अब ऐसे कौन कौन लोग हो सकते हैं भाई? वैसे तो यहाँ पे बताया हुआ नहीं कि मोइन एक पार्टनरशिप है, सोल ट्रेडर है, क्या है, लेकिन अगर तो ये पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक इंटरेस्टेड होंगे अगर इसको लोन लेना है तो, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी कि वो टैक्स कितना ले, समझ रहे हैं? भाई रेवेन्यू आपको दिया हुआ है 6 लाख का, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1.5 लाख का, यानी कि आसान लफ्जों में बेटा कॉस्ट क्या होगी आपकी? कॉस्ट क्या होनी चाहिए आपकी? कॉस्ट क्या होनी चाहिए भाई? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट आपके पास है 150 का, रेवेन्यू आपके पास है 600 का, कॉस्ट एक्स है, तो बेटा किस तरह निकलेगा कॉस्ट? तो सिंपल यार, इस तरह की हरकतें तो नहीं करो ना। रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट, खत्म, कॉस्ट आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, प्रॉफिट मार्जिन आपके पास। मार्जिन का मतलब क्या है? 25% मार्जिन का मतलब क्या है? कि जो 6 लाख रुपए का रेवेन्यू है उसका जो 25% बनता है वो क्या है आपका? प्रॉफिट है। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे प्रॉफिट को, और उस तरीके से डिसीजन। डिफाइन टर्शरी सेक्टर, मेरा टर्शरी सेक्टर इज अ सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, आपका वर्कर जो है वो जो आपके रिक्वायरमेंट होती है वो, एक तो आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके पास सर्विस सेक्टर के अंदर आ रही होती है। कैलकुलेट जीडीपी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाईजान प्रॉफिट कितना है आपके पास? प्रॉफिट कितना है? 150,000 ओवर 750,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आ गया? 20%। तो बेटा कैलकुलेशन शो करना जरूरी होता है, आप पहले कैलकुलेशन शो करेंगे, उसके बाद आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। कोई मसला? क्लियर है? आउटलाइन 2 ways जीडीपी कुड improve इट्स प्रॉफिट मार्जिन। बेटा आपको मैंने 2 तरीके बता दिए थे, या तो रेवेन्यू बढ़ा लो या तो खर्चा कम कर लो, कॉस्ट कम कर लो। तो वही 2 बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ा लें या तो अपनी कॉस्ट को कम कर लें। सर रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? भाई प्राइसेस गिरा दो, डिस्काउंट्स दे दो। आप जो है वो, आप कैफे चलाते हैं ना, आप कैफे में क्या क्या चीजें देते हैं? फूड और ड्रिंक्स ही दे रहे हैं खाली? आप ब्रंच खोल लें, ब्रंच भी होता है ना, नाश्ता और लंच के बीच का ब्रंच जिसे हम लोग कहते हैं, आप ब्रंच खोल लें, आप हाई टी खोल लें, आप डिनर डिस्काउंट्स दे दें, समझ रहे हैं बात को? तो इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? भाई रेंट कम करो, आप सस्ती जगह पे चले जाएं, आप ओनर से, लैंडलॉर्ड से बात करें कि भाई रेंट कम कर दें। ठीक है, आप वेरिएबल कॉस्ट अपनी कम करें, समझ रहे हैं बात को? तो इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सिंपल सा आंसर था, कोई टेंशन बेटा? कोई मसला? अच्छा जी, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक्सप्लेन 2 advantages to GTB of using social media as its method of production promotion। कह रहा है सोशल मीडिया के 2 एडवांटेज बता दे, जीटीबी को क्या मिलेंगे। वर्ल्ड वाइड आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। अब इसको, अब क्योंकि ये देखो रेस्टोरेंट है ना, तो हमें वर्ल्ड वाइड तो जाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर तक प्रमोशन कर सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा कि भाई सिंस जीटीबी इज अ रेस्टोरेंट, उसके 5 जो हैं वो कैफेज है। 5 कैफेज का मतलब है पांचों कैफे अलग अलग जगह पे खुले हुए होंगे। तो आप कस्टमर को ये बताएं कि कौन सा कैफे उनके करीब है, तो जो लोगों ने आपको पहले ट्राई नहीं किया हुआ वो आपके पास आएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? चीपर देन बिलबोर्ड टीवी वगैरह, सस्ता होता है कंपैरेटिवली, तो आपका खर्चा बचता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और क्या हो सकता है? आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपने एड बना लिया, वीडियो शूट कर ली,
उसमें म्यूजिक म्यूजिक लगा दिया, सोशल मीडिया पे आपने चढ़ा दिया, तो वो अट्रैक्टिव भी होता है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला सकते हैं, टिकटॉक विकटॉक और इन वाले लोगों को, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। उनकी फॉलोइंग ज्यादा होती है तो वो आपका प्रोडक्ट जो है खरीदने आएंगे। सही है, तो अब यहाँ पे देखें, कैन टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, किस तरीके से, सर्च हिस्ट्री के हिसाब से, ब्रांड लॉयल्टी के हिसाब से। भाई आप खुद सोचो, अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाके कोई उसका फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उसके बाद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के ऐड आपको आना शुरू हो जाते हैं। या अगर आप फेसबुक पे सर्च करते हैं, जैसे स्वॉट हमारे यहाँ पे है, एक ग्रुप है कराची में जहाँ पे रेस्टोरेंट की सारी लिस्ट आई हुई होती है और लोग अपने फीडबैक डाल रहे होते हैं। आप शॉर्ट पे जाके लिखेंगे कि भाई मुझे ये बताओ सबसे अच्छी कढ़ाई कहाँ पे मिलती है। आप जब शॉर्ट से बाहर आएंगे तो फिर वो आपके पास ऐड आना शुरू हो जाएंगे, जो जो रेस्टोरेंट आपको कढ़ाई बेचते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपने ये पॉइंट डेवलप करना है। सेकंड क्या है, चीप। जीटीबी विल बी एबल टू रिड्यूस एक्सपेंस। जीटीबी जो है वो आपके एक्सपेंसेस को रिड्यूस, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि वो बिलबोर्ड और टीवी के मुकाबले में सस्ता होता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन 25% से बढ़ जाएगा। अब देखो, ये नॉलेज था, ये एप्लीकेशन है, और ये एनालिसिस, कि भाई जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे, इट इज यूजफुल फॉर ग्रोथ, और आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाएगा। समझ गए? लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक बैंक्स आर द मेन एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंट फॉर अ बिजनेस? जस्टिफाई योर आंसर। क्या भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल यूजर बैंक होता है? अब देखो, बैंक होता तो है क्योंकि वो आपको लोन देता है, आपको पैसा दे रहा है, आपने बैंक के पैसे से अपना काम शुरू करना है। लेकिन यार जरूरी नहीं है कि बैंक अकेला ही आपके बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो। तो पहले मैं बताऊंगा कि क्यों बैंक होता है, और फिर मैं बताऊंगा कि बैंक के अलावा कौन लोग होते हैं। स्टेक होल्डर वो लोग जो कि बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बिजनेस से लिंक्ड हैं, उससे अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मैंने तीन लिखे हुए, मतलब बैंक के अलावा मैंने दो लिखे हुए, आपने बैंक के अलावा सिर्फ एक लिखना है। बैंक तो आएगा ही आएगा, बैंक के अलावा एक और बंदा आएगा। बैंक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? डिसाइड करने के लिए कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पहली बात। क्योंकि बैंक आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना भाई, मतलब इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं, उस तरह नहीं कर रहा, लेकिन पैसे तो आपको दे रहा है, आपने वो पैसे उनको वापस करने हैं। बैंक आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट। तो क्या आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर पाएंगे? क्या आप बैंक का लोन वापस कर पाएंगे? ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, कि आपके पास कितने पैसे अवेलेबल हैं, क्या आप इजीली उनको पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बैंक आपकी औकात देख के आपको लोन देगा, कि भाई मैं इस बंदे को इतना लोन दूं भी कि नहीं दूं। समझे? फिर सेकंड ऑप्शन कौन है? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो लोग हैं जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दे एक्सपेक्ट रिटर्न, या यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट इन रिटर्न। ठीक है, तो क्या वो आपको फायदा देगा भी कि नहीं देगा, क्या ये फेवरेबल है भी कि नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं। गवर्नमेंट अगर आप लिखते हैं तो गवर्नमेंट आपको टैक्सेस ले रहा होता है, आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहा होता है, आपको सब्सिडीज दे रहा होता है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा होता है। तो ये वो चीजें होती हैं जो गवर्नमेंट कंसिडर करता है आपके एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स को देख के, कि आपको सब्सिडीज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। कंक्लूजन, अच्छा अब आप यहाँ पे गलती से भी ओनर, मैनेजर, वर्कर ये नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि उसने क्या मांगा हुआ है? ओनर, मैनेजर, वर्कर बेटा ये इंटरनल होते हैं। सही है, तो बेटा बड़ा खास ख्याल रखिएगा इस चीज का। कंक्लूजन मेरे हिसाब से जी, क्या कहते हैं, बैंक, बैंक मैं ले लूंगा भाई, बैंक को लिख लूं। समझ गए बात को बेटा? कोई मसले वाली बात तो नहीं है। RGB is an oil company. It has operations in 6 countries MNC. RBG has 2000 employees including 60 managers. कहता है जी 2000 एम्प्लॉय हमारे पास हैं और 60 मैनेजर हमारे पास हैं। Some of its managers uses laissez-faire leadership style. laissez-faire क्या होता है? कि आपको मैंने काम दे दिया, अब आपने उसको करना है पूरा, आपके अपने हिसाब से करें। All of RGB's internal communication uses IT based methods.
The managing director knows RGB's business activities can create external cost and external benefit. She says pressure groups often try to influence business decisions. Define laissez-faire लीडरशिप स्टाइल। बेटा इसकी डेफिनेशन आपके पास नोट्स में लिखी हुई है, और वो डेफिनेशन क्या थी कि भाई आपने अपने वर्कर को काम दे दिया, उसको समझा दिया, अब करना उसकी जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरी पोस्ट वगैरह बनती है, मेरी वीडियो एडिट्स होती है, वीडियोस एडिट होती हैं, मुझे तो नहीं करना आती ना, मैंने अपने असिस्टेंट को या जो भी मेरा वीडियोग्राफर है फोटोग्राफर है उसको मैंने बोला हुआ है भाई ये चीजें डाल दो, तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। ठीक है। आइडेंटिफाई टू रोल्स ऑफ मैनेजर। बेटा मैनेजर के रोल्स आपको मैंने किस तरह याद करवाए थे, POC क्यूब के नाम से। क्या क्या चीजें हैं वो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो कोई से भी दो बेटा आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं, आपको 2 मार्क मिल जाए। सही है। आउटलाइन वन एक्सटर्नल कॉस्ट एंड वन एक्सटर्नल बेनिफिट RBG's बिजनेस एक्टिविटीज माइट क्रिएट। बेटा ये लोग काम क्या करते हैं, तो ये पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल कॉस्ट। पोल्यूशन कैसे क्रिएट होगी बेटा, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप जमीन में गड्ढे खोद रहे हैं, आप माइनिंग यूज कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो फिर होगी ना। अच्छा अब RBG के पास बेटा फरिश्ते तो काम करने नहीं आते ना, कौन काम करता है, वर्कर्स, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल बेनिफिट। अब यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है जी, पोल्यूशन एम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड। देखो जरा आंसर क्या लिखा हुआ है भाई। जब मैंने बताया कि एक्सटर्नल बेनिफिट से आपके पास क्या हो सकती है, पोल्यूशन, तो पोल्यूशन क्या बन जाएगी, नॉलेज। अब सवाल ये है कि ये नॉलेज को मैं फर्दर डेवलप कैसे करूंगा, कि ये किस तरीके से आंसर में कंस्ट्रक्ट होगी, कि भाई आप हैवी मशीनरी यूज करते हैं, आप ऑयल रिजर्व्स निकाल रहे हैं, आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हैं, तो बेटा ये सब चीजें आपके पास क्या हैं, ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन के अंदर चली जाती है जब आप अपने पॉइंट को डेवलप कर रहे हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज आ गई, नॉलेज आ गई। अच्छा जी, MNC होगी, 6 कंट्रीज के अंदर है, 2000 एम्प्लॉइज है। अब वो इतना बड़ा बिजनेस है तो वो और एक्सपेंड करेगा आगे जाके, एक्सपेंशन के चांसेस हैं। जब वो और एक्सपेंड करेगा तो उसको मोर एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी। ठीक है भाई, एक्सटर्नल बेनिफिट है। इंटरनल होता है, हाँ एक्सटर्नल इंटरनल होता है। बेटा भूल गए हो क्या इकोनॉमिक्स पूरी, सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट याद है, प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट, प्राइवेट कॉस्ट एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या थी, थर्ड पार्टी कॉस्ट, और एक्सटर्नल बेनिफिट थर्ड पार्टी बेनिफिट। याद आया अब, कोई मसला। आगे आ जाओ। क्या कहता है जी, explain two methods of IT based communication RBG might use with its employees। कहता है जी दो IT बेस्ड कम्युनिकेशन बता दें, दो IT बेस्ड कम्युनिकेशन बता दें जो RBG अपने एम्प्लॉयज के साथ इस्तेमाल कर सकता है। बेटा IT बेस्ड कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती हैं आपके पास, ईमेलिंग, ठीक है, और आपके पास क्या होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना, ये भी आईटी बेस्ड ही है ना सब कुछ। तो ये चीजें होती हैं जो आपकी आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन में आ जाती है, कॉल वगैरह, कॉलिंग सिस्टम, ये भी आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो अब जरा आंसर को देखो क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आया ईमेल, क्या है ये, नॉलेज। भाई ईमेल होती क्या है और ईमेल से आपको क्या फायदा होता है, आप जब ईमेल करते हैं तो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ होता है, जहां पर आपने इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी है दूसरे बंदे तक, तो वो बात प्रूव हो जाती है। आपके पास 2000 एम्प्लॉयज हैं,
अब आप हर बंदे को जो है वो अलग अलग बताओ, इससे बेहतर है कि सबको सीसी करके एक मेल भेज दो, तो आपका मैसेज जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है और आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है। समझे बात को? तो ये भाई आपके पास दो चीजें आ जाती हैं कि टाइम भी कम वेस्ट होता है और आपका फौरन से काम भी हो जाता है, रिटर्न रिकॉर्ड भी आपके पास आ जाता है। मेथड टू क्या है? कॉल। भाई कॉल कर लें। कॉलिंग में क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होती है। आप जिस बंदे को मैसेज दे रहे हैं आप उससे फीडबैक ले सकते हैं। आप अपना एक क्लियर मैसेज कन्वे कर देते हैं कि भाई मैं आपसे ये चीज चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको मेरी कोई बात समझ ना आई, तो आप मुझसे फौरन से पूछ सकते हैं कि सर अपनी बात को रिपीट कर दें। तो एक क्लियर मैसेज चला जाता है। जब एक क्लियर मैसेज जाता है तो बेटा उससे चांसेस ऑफ मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? जब चांसेस ऑफ मिस्टेक आपके पास कम हो जाएंगी तो आपके पास स्मूथ ऑपरेशंस चलेंगे और मिस्टेक्स क्या है बिजनेस के अंदर, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो भाई ये दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। बेटा कोई मसला है इस क्वेश्चन में? बताएं। चलो आगे आओ। पार्ट ई। Explain two ways a pressure group might try to influence business decisions. Which way do you think is likely to be most effective? Justify your answer. प्रेशर ग्रुप किस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, किन दो तरीकों से अफेक्ट कर सकते हैं, और दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा अफेक्टिव होगा आपके लिए? बेटा पहला तरीका है प्रोटेस्ट। क्या आपने प्रोटेस्ट कर दिए, आपने धरने कर दिए, आपने अपनी कैंपेन चलाई, ठीक है, तो प्रोटेस्ट क्या बन जाएगा आपका? नॉलेज। सही है। फिर जो हमारे पास जो प्रोटेस्ट का फायदा है वो क्या बन जाएगा? एनालिसिस। एप्लीकेशन होती नहीं है पार्टी में। आप एक वाइडर कैंपेन चलाएं, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को साथ अपने मिला लें जो आपकी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बिजनेस की रेपुटेशन खराब होना शुरू हो जाती है। सेकंड क्या है? अर्ज कस्टमर्स नॉट टू बाय। ये भी क्या है? नॉलेज। यानी कि आपने अभी क्या करना शुरू कर दिया? बॉयकॉट करना आना शुरू कर दिया, इस तरह केएफसी वगैरह का यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो बॉयकॉट है ये क्या बन जाएगा? एनालिसिस। क्या आप जब बॉयकॉट करवाएंगे लोगों से, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, तो लोगों की सेल गिरेंगी, लोगों की प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये काम करना छोड़ देंगे। अच्छा, अब मेरे हिसाब से बेहतर तरीका क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि जब लोग देख रहे होंगे, आप सड़कों पे खड़े हुए होंगे, तो हर बंदा आपको आता जाता देखेगा ना। वो कम से कम कुछ तो देखेगा कि भाई लोग क्यों खड़े हुए हैं, क्या आप वजह है। आपने जब बैनर उठाए होंगे और जब आपके पास सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व हो जाता है तो आपका प्रोटेस्ट और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, आपको और पावर मिल जाती है। समझे बात को? इस तरीके से मैं कहूंगा जी प्रोटेस्ट ज्यादा बेहतर है, या अगर आपने बॉयकॉट की तरफ जाना तो आप बॉयकॉट की बात कर लें। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है? TLT manufactures cups and plates in country X. Its factory uses flow production. फैक्ट्री क्या यूज करती है भाई? फ्लो प्रोडक्शन यूज करती है। एक सेकंड रुको जरा। पढ़ाई गधा इंटरनेट है भाई। अच्छा, एंड हैज 75 एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके पास? 75। द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इज अवेयर दैट देर आर मेनी लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट। DLT एक्सपोर्ट्स 30% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू कंट्री वाई। तो आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है भाई? 30%। वेयर इट बेनिफिट्स फ्रॉम लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन एंड नो इम्पोर्ट कोटास। कंट्री वाई में ना कोई कोटा है और टैक्सेस भी काफी कम है।
DLT's managing director is considering relocating its factory to another part of country X and meet the increased demand for its export। कहता है भाई, कहता है भाई कि हम लोग ना रिलोकेट करना चाह रहे हैं, हम लोग रिलोकेट करना चाह रहे हैं दूसरी कंट्री में। हम लोग रिलोकेट करना चाह रहे हैं अपनी फैक्ट्री कंट्री एक्स में ही, बट किसी दूसरी जगह पे। हम लोग वाई नहीं जाना चाह रहे, हम लोग एक्स में ही किसी दूसरी जगह पे रिलोकेट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स की डिमांड को मीट कर सकें। अगर देखा जाए तो दिमाग क्या कहता है कि भाई उसको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे खर्चा कम है, जहाँ पे रेंट वगैरह कम है, कॉस्ट कम है। डिफाइन इंपोर्ट कोटा। बेटा कोटा की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि कोटा के अंदर गवर्नमेंट जो है वो एक लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्ट अपनी मार्केट में नहीं मंगवा सकते। तो एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक लिमिट होती है। डेफिनेशन प्रॉपर जो है बेटा नोट्स में लिखी हुई है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई टू बेनिफिट्स टू बिजनेस ऑफ लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन। भाई अगर लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन होगा तो बिजनेस को क्या फायदा है? बिजनेस कम टैक्स देगा तो बेटा प्रॉफिट बढ़ेगा। लॉजिकल है ना? बिजनेस के ऊपर टैक्सेस कम लेंगे तो बिजनेस का खर्चा क्या हो जाएगा? अबे कम हो जाएगा, बिजनेस का खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, इससे फिर बिजनेसेस इनकरेज होते हैं टू प्रोड्यूस मोर। सही है। आइडेंटिफाई फोर लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट। ऐसे क्या कंट्रोल्स हैं जो गवर्नमेंट लगा सकती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर? बेटा मिनिमम वेजेस, ये गवर्नमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अनफेयर डिसमिसल, ये भी गवर्नमेंट का एक कंट्रोल है। गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ पॉलिसीज लगा दी हैं, गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स के ऊपर पॉलिसीज लगा दी हैं, गवर्नमेंट ने वर्किंग कंडीशन से पॉलिसीज लगा दी हैं, गवर्नमेंट ने वर्किंग आवर्स लिमिट कर दिए हैं। ये सारी बेटा डिफरेंट लीगल कंट्रोल्स हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आपने कोई से भी चार के नाम लिखने हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, समझ गए बात को? क्लियर है? अच्छा भाई आगे देखो भाई क्या चल रहा है। क्या कहता है भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर डी, कहता है explain one reason why DLT needs to consider each of the following factors when deciding where to relocate in country X। कहता है कि भाई ये नीचे आपके पास दो चीजें गिवन है, तो मुझे बताएं कि हमें क्यों जो है ना वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कंट्री एक्स में रिलोकेट होने के लिए। तो पहला उसने पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सप्लायर। सप्लायर जो है वो क्या फैक्टर्स कंसिडर करता है सप्लायर के हिसाब से? बेटा डिस्टेंस। देखो जब मैं सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सप्लायर मुझे टाइमली बेसिस पे मेरा प्रोडक्ट भेज दे। पुरानी लोकेशन क्या पता उससे करीब हो, तभी वो टाइम पे भेज देता था। हो सकता है कि नई लोकेशन जो है वो दूर हो। जाहिर सी बात है, जब नई लोकेशन बेटा दूर होगी तो उससे मुझे कन्वीनियंस देखना है, मुझे ये देखना है कि मेरा टाइमली ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है कि नहीं बच रही। अगर मेरा प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आएगा, मेरा सप्लायर टाइम पे मुझे प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तो मैं कस्टमर की डिमांड कैसे फुलफिल करूंगा? तो मुझे ये देखना है कि मेरे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़े, मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरा लिखा हुआ है सूटेबिलिटी ऑफ लैंड। सूटेबिलिटी ऑफ लैंड का मतलब कि स्पेस कितना है, एरिया कितना है, क्योंकि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको स्पेस ज्यादा चाहिए। आप हैवी मशीनरी यूज कर रहे हो ना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चाहिए। तो भाई आपने ऐसी जगह पे ऑपरेट करना है जहां पे आपकी प्रोडक्शन वगैरह बढ़े, जहां पे आपको घिचपिच ना हो, घुटन महसूस ना हो। आपके पास एम्प्लॉयज कितने हैं भाई? आपके 75 एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, तो 75 एम्प्लॉयज के लिए स्पेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ गए? लास्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई? Do you think the advantages for a manufacturing business of using flow production are greater than disadvantage? यानी कि फ्लो प्रोडक्शन के बेनिफिट्स हैं और फ्लो प्रोडक्शन के ड्रॉबैक्स हैं, और कंक्लूजन देना है। बेटा फ्लो प्रोडक्शन आपको पता है जब कंटिन्यूस बेसिस पे काम चल रहा होता है, फ्लो प्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको ओवरऑल फायदा होगा वगैरह वगैरह, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इससे बढ़ती है। सेकंड क्या है? कंटिन्यूस काम चलता रहता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी क्वालिटी होती है, क्वालिटी खराब नहीं होती, बेस्ट तरीके से काम हो रहा होता है। हाउ एवर आपको एम्प्लॉयज ट्रेन करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। हाउ एवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट,
पैसा आपको चाहिए होगा, अब आपके पास अगर पहले से ही लोन पड़ा हुआ है तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना। अब अगर आपने पहले से ही लोन वोन लेके इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बेटा आप तो फंस गए ना। आप कैसे फिर लोन लेंगे, और आप फाइनेंस कहाँ से लेके आएंगे? तो ये कुछ मसले हैं। देखो, कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है। अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो आपको बल्क डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, आपकी वेजेस वगैरह कंपैरेटिवली कम होगी, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी काम मशीन कर रही है। हाउएवर फाइनेंस कहाँ से आएगा भाई? डिफिकल्ट टू अरेंज। अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट गिर जाएगा। समझे? देखो, मैं बार बार बता रहा हूं कि बिजनेस को क्या फायदा और बिजनेस को क्या नुकसान। मैं कहूंगा जी फ्लोर प्रोडक्शन इज बेनिफिशियल, यस। क्यों? एक यूनिफॉर्म क्वालिटी रहती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो क्वालिटी पे कोई ऐसा मसला नहीं होता, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपके पास कंटिन्यूअसली चलती रहती। कोई मसले वाली बात है भाई? सर एक साइड पर मिनिमम कितने बेटा? दो दो लिखते हैं, बहुत है। दो बेनिफिट, दो ड्रॉबैक, कंक्लूजन, इनफ। सही है भाई, चले। पार्ट डी में जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखा हुआ जो उसने बोला हुआ सिर्फ वो सही है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज। है। लेकिन सर ऐसे भी तो आपने सवाल करा जिसमें आप दूसरी चीज के बारे में बात कर देते हैं।